जेठ और जेठानी। यशोदा देवी के दो बेटे हैं जिनकी जोड़ी मानो राम और लखन जैसी है। बड़ा भाई एक बार अपने छोटे भाई को जो आज्ञा दे दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटा उसकी बात न माने, लेकिन कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी किसी की ज्यादा आज्ञा मानना भी अपने लिए भारी पड़ सकता है। क्या बात है, बहुत देर से देख रहा हूँ तेरा ध्यान नाश्ते पर कम और किसी और बात में ज्यादा लगा हुआ है। अगर कोई बात है तो साफ साफ बोल। अरे नहीं भैया, वो मेरे ऑफिस के सारे दोस्त शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, तो सोच रहे हैं कि थोड़े दिन किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं। अरे क्या करेगा हिल स्टेशन पर जाकर, 2 दिन वहाँ रहेगा फिर वापस तो तुझे इसी गर्मी में आना है, तो वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने ऑफिस जा और काम कर। ठीक है भैया। अपने भैया की एक बार कहने पर प्रदीप चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है। ट्रिप पर जाने के लिए वो अपने भैया से एक बार भी पलटकर पूछता भी नहीं। कितना आज्ञाकारी है हमारा बेटा, हमारी तरह ही अपने बड़े भाई की सारी बात मानता है। आज के ज़माने में भला कहाँ मिलेंगे ऐसे बच्चे। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही यशोदा, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बड़े भाई बहनों को कुछ समझते ही नहीं है। और एक हमारे प्रदीप को देखो, अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत करता है। मैं तो सोचती हूँ अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर प्रदीप की भी शादी करवा दूँ। घर में बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी आ जाएगी तो घर भरा पूरा हो जाएगा। वैसे भी जिस घर में दोनों भाई इस तरह मिलजुल कर रहते हो उस घर में तो सब अपनी बेटी देना चाहेंगे। यशोदा देवी तो बहुत खुश थी कि उसके दोनों बेटों में कितनी एकता है। अब यशोदा देवी अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँचती है और भर भर कर अपने बेटे की तारीफ करती है। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बहन जी, मेरे दोनों बेटे तो इस तरह मिलजुल कर रहते हैं कि घर में कभी किसी लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं। आपकी बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो राज करेगी राज। आपके बेटों के बारे में मैंने सुना तो है बहन जी, दोनों सचमुच बहुत अच्छे हैं। कभी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस भी नहीं करते। मेरी बेटी ऐसे स्वर्ग जैसे ससुराल में जाएगी तो हमेशा खुशी रहेगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। अब कहीं कहीं से यशोदा के बेटों की तारीफें सुनकर लड़की की माँ ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और यशोदा के छोटे बेटे प्रदीप की शादी पूनम से हो गई। बहू, आज से तुम्हें शालिनी बहू के साथ मिलकर घर को संभालना है। बस मैं चाहती हूँ कि जिस तरह शालिनी बहू ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है उसी तरह तुम भी उसके साथ मिलकर घर को अच्छी तरह संभालो। जी माँ जी। शुरू के कुछ दिन तो ससुराल में पूनम के बहुत अच्छी तरह बीत जाते हैं, क्योंकि तब तक तो घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब सब घर में अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। आपने कहा था ना कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, वैसे भी ना मेरा आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने आज नाश्ते में ही बना लिए। अरे ये क्या किया तुमने? आज तो मैंने सबके लिए नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। नाश्ता बनाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। भाभी, मैंने सोचा कि अभी तक मैंने अपनी पहली रसोई में कुछ बनाया नहीं है, तो सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अब इन आलू के पराठों को कौन खाएगा जब मैंने खाने के लिए ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। कोई बात नहीं भाभी, आलू के पराठे मैं खा लूंगा। वैसे भी आप तो जानती हो कि मुझे आलू के पराठे कितने पसंद है। अरे लेकिन मैंने सुबह सुबह ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई। एक काम करो, आलू के पराठे छोड़ो और अभी ये साबूदाने की खिचड़ी खा लो। आलू के पराठे पूनम किसी और दिन तुम्हारे लिए बना देगी। लेकिन दीदी, पराठे बन गए हैं तो खा लेते हैं ना। अरे तो तुम खा लेना पराठे, तुम्हें खाने के लिए कौन मना कर रहा है? नाश्ते में तो सब लोग वही खाएंगे जो मैंने सबके लिए बनाया है। अगली बार जब भी कुछ बनाओ तो पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है दीदी, सब नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन पराठे बन गए हैं तो आप लंच में आलू के पराठे ले जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, इन दोनों भाइयों का लंच मैंने पहले ही पैक कर दिया है। लेकिन अरे कोई बात नहीं पूनम, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मैं किसी और दिन खा लूंगा, लेकिन अभी भाभी ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो वही खा लेता हूँ। अब जब प्रदीप भी पूनम को ये बात बोल देता है तो उस बेचारी का तो मुंह ही उतर जाता है। उसे इस बात का बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो नई नवेली बहू घर में किसी को कहे भी तो क्या कहे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हद है यार, एक तो मैंने सबके लिए इतने प्यार से आलू के पराठे बनाए और दीदी ने वो किसी को खाने ही नहीं दिए। क्या हो जाता अगर सब साबूदाने की खिचड़ी के साथ आलू के पराठे भी खा लेते। अब पहली बार में ही पूनम को अपनी जेठानी की ये आदत आंखों में खटक गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद, प्रदीप जी,
ये देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी शर्ट लेकर आई हूँ, आप पहन कर देखिए, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे शर्ट तो ये सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। मैं ना बहुत टाइम से इस कलर की शर्ट लेने की सोच रहा था, लेकिन शॉपिंग पर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए ले आई, अभी पहन कर देखता हूँ। प्रदीप वो शर्ट पहनकर ट्राई करता है और उसे पहनकर हॉल में चला जाता है। अरे वाह देवर जी, आपकी ये नई शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाभी, पूनम लेकर आई है मेरे लिए। वैसे तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे भैया, मैं आपकी किसी बात का बुरा क्यों मानूंगा, कहिए ना क्या बात है। तेरी ये शर्ट ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो एक काम कर, तू अपनी ये शर्ट मुझे दे दे और पूनम को बोलना तेरे लिए ऐसी ही दूसरी शर्ट लेकर आ जाए। अच्छा ठीक है भैया। प्रदीप बिना कुछ सोचे समझे अपनी नई शर्ट अपने भाई को दे देता है, लेकिन पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है। ये आपने क्या किया? मैं वो शर्ट इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई थी और आपने वो शर्ट अपने भैया को दे दी। अरे तो क्या हो गया पूनम, वो शर्ट भैया पहने या मैं पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर आप मेरे लिए कोई नई साड़ी लेकर आओ और मैं वो साड़ी अपनी दीदी को दे दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे तुमने तो बात को दिल से ही लगा लिया यार। वो मेरे बड़े भैया हैं, अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे मांग ली तो मैं उन्हें मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। वैसे भी आज तक मैंने उनकी बात कभी नहीं टाली और आगे भी नहीं टाल सकता। अच्छा चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। प्रदीप तो ये सब बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों से पूनम का मूड बहुत खराब हो जाता है। ये तो हद हो गई यार। माना कि हमें अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन ये तो अपने भैया भाभी की कुछ ज्यादा ही बात मानते हैं। अपने भैया भाभी के आगे तो बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। इधर पूनम इन सब से वैसे ही बहुत परेशान थी, ऊपर से उसके जेठ जेठानी के दिमाग में अब कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। क्या हो गया जी, क्यों इतने परेशान होकर बैठे हो? तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बिजनेस कितना लॉस में चल रहा है और कोई इन्वेस्टर मुझे पैसे देने को भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा पैसे लूं तो कहाँ से लूं। अरे आपको पैसे चाहिए तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है? प्रदीप को बोल दो, वो दे देगा। वैसे भी वो आपका छोटा भाई है, आपके बिजनेस के लिए उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। वैसे तुम्हारी बात सही है। एक बार वो ऑफिस से आ जाए उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ। वैसे भी मुझे अपना बिजनेस संभालने के लिए अपने साथ कोई और भी चाहिए, तो मैं प्रदीप को ही कहूँगा कि वो अपनी जॉब छोड़कर मेरे बिजनेस में आ जाए। प्रदीप शाम को जैसे ही घर आता है तो उसके बड़े भैया आते ही उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। क्या बात है भैया, आप मुझे इस तरह अपने कमरे में क्यों ले आए? भाभी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करना है क्या? अरे नहीं भाई, किसी के लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं करना। एक्चुअली ना मेरा बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे मुझे दे दे। लेकिन भैया अभी तो शादी में इतना खर्चा हुआ तो मेरी ज़्यादातर सेविंग्स तो वहीं लग गई। अभी तो मेरे पास कुछ 1.5-2 लाख रुपए की ही सेविंग होगी। अरे कोई बात नहीं, जितना है उतना ही दे दे। और तेरा पीएफ भी तो है ना, तो अपना पीएफ निकलवा कर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। और मैं तो कहता हूँ अब तू भी मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। अरे कब तक नौकरी करता रहेगा? लेकिन भैया मैं जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल छोड़ सकता है। अरे ये तेरा भाई है ना, जब तेरा भाई का अपना खुद का बिजनेस है तो तुझे बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है। अपने पैसे मेरे बिजनेस में लगा और मेरे साथ ही काम कर। कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर जाकर जॉब करने की। संदीप का एक बार कहना था और प्रदीप उसकी बातों में आकर अपनी सेविंग्स और पीएफ के सारे पैसे उसके बिजनेस में लगा देता है और अपनी जॉब छोड़कर अपने भाई के बिजनेस को ही संभालने लगता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? आपको पता है ना भैया का बिजनेस पहले ही लॉस में जा रहा था, और वो तो छोड़ो, आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी सेविंग्स और पीएफ का पैसा भैया के बिजनेस में लगाया है और बिजनेस अब अच्छा भी चल रहा है। और भैया ने कहा था कि तुम कुछ पैसे मेरे बिजनेस में लगा दो और मेरे साथ ही पार्टनरशिप कर लो। वैसे उनकी बात भी ठीक है, जब घर में बड़े भैया का बिजनेस है तो मुझे बाहर जाकर जॉब करने की क्या जरूरत है। क्या आपने अपनी सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि पीएफ का पैसा भी भैया के बिजनेस में लगा दिया और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? अरे कम से कम एक बार मुझसे बात तो की होती। अरे इसमें बात करने की क्या जरूरत थी? अब क्या मुझे मेरे भैया के बिजनेस में पैसे लगाने से पहले भी सोचना पड़ेगा? पता नहीं आपको किस तरह और कब मेरी बातें समझ में आएगी। खैर, अब तो आपको जो करना था आपने कर लिया। फिलहाल मुझे कुछ सामान लाना है मार्केट से, मुझे पैसे दो। पैसे तो भैया के पास है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? काफी सारा सामान लेकर आना है तो 4-5 हज़ार रुपये तो चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं भी लेकर आता हूँ।
प्रदीप पैसे लेने के लिए अपने भैया के पास जाता है। भैया, वो पूनम को मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, तो 5,000 रुपये चाहिए। क्या 5,000 रुपये? अरे इतने पैसों का क्या खरीद कर लाना है पूनम को? यह तो सरासर फिजूल खर्ची है। उसे बोलो कि खर्चों पर थोड़ा काबू रखे। और ये लो 2,000 रुपये। उसे बोलो कि इतने पैसों में ही सामान लेकर आ जाए। और शालिनी से थोड़ी बचत करना सीखे। जी भैया। प्रदीप 2,000 रुपये लाकर पूनम को देता है। सिर्फ 2,000 रुपये? मैंने आपसे 5,000 मांगे थे ना। 5 नहीं तो कम से कम 4,000 रुपये तो दीजिए। अरे मैं भैया से उतने ही पैसे लेने गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि। क्या कहा? कुछ नहीं, अभी इतने ही पैसे हैं तो इतने पैसों में सामान लेकर आ जाओ। और वैसे भी एक साथ इतना सामान खरीदना जरूरी है क्या? अरे लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ और इसमें सामान खरीद कर ले आओ। पूनम को ये बात अटपटी तो लगती है, लेकिन वो जानती थी कि वो अगर प्रदीप को कुछ कहेगी या समझाएगी तो भी वो उसकी बात नहीं समझेगा, इसलिए वो इतने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन। सुनिए ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और भैया भाभी भी बाहर गए हैं। अरे तो आप कुछ पैसे अपने पास क्यों नहीं रखते हो? काम तो भैया के साथ आप भी करते हो ना, तो आपको भी तो अपने हिस्से के पैसे अपने पास रखने चाहिए। अरे भाई, पैसों का सारा हिसाब किताब भैया संभालते हैं, और जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं उनसे मांग लेता हूँ। भैया ही कहते हैं कि जब भी तुझे पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल दिया कर। भाइयों के बीच क्या आधा आधा करना। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका। अब ये सब छोड़ो, कैसे भी करके उनसे ऑनलाइन पैसे ले लो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं भैया से पैसे मंगवा लेता हूँ। प्रदीप अपने भैया को कॉल करता है तो उसके भैया डॉक्टर की फीस और दवाइयों के पैसे उसे ऑनलाइन भेज देते हैं। लेकिन उस दिन की इस हरकत से पूनम का माथा बुरी तरह सनक जाता है। वो जैसे ही अस्पताल से घर आती है तो ये सब ठीक करने के लिए अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। इन्हें सीधी तरह से समझाऊंगी तो बात इनके समझ में नहीं आएगी। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन्हें खुद ही अपने भैया भाभी की असलियत दिख जाए। पूनम की शादी को लगभग 2-2.5 साल बीत गए थे, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने प्रदीप से इस बारे में बात करते हुए कहा, आप जानते हो ना, हम कितने टाइम से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पूनम, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने बस एक ही रास्ता बताया है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि हमें IVF करवाना पड़ेगा। अब वही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। हमें IVF करवाना होगा तो उसके लिए पैसे चाहिए। भैया से पैसों के बारे में बात करो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं। और भैया को जैसे ही पता चलेगा ना, वो तुरंत पैसे निकाल कर दे देंगे, तुम चिंता मत करो। प्रदीप बड़ा ही परेशान सा अपने भैया के पास जाता है। क्या बात है प्रदीप, बहुत परेशान लग रहा है। नहीं भैया, वो बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए? भैया आप जानते हो ना, पूनम को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर ने हमें IVF कराने के लिए कहा है। बस उसी के लिए पैसे चाहिए। IVF के लिए कितना पैसे चाहिए तुम्हें? प्रोसेस तो महंगा है भैया, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो लगेंगे ही। क्या 1-1.5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोला और तुम उसकी बात मान गए? ऐसा कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ इतने फालतू पैसा नहीं है हमारे पास कि 1-1.5 लाख रुपए ऐसे किसी ट्रीटमेंट पर लगा दे। लेकिन भैया, हमारे लिए ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, आखिर हमारे बच्चे का सवाल है। अरे तो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूं? भैया, मैं इतने टाइम से आपके साथ मिलकर आपका बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो, मैं उन्हीं पैसों से सब करा लूंगा। अरे तो तुमने मेरे साथ मिलकर ऐसा क्या काम किया है जो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं? वो बिजनेस मेरा है और हर महीने के खर्चे के पैसे मैं तुम्हें देता ही हूँ। मेरे बिजनेस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो भैया? जब आपको अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि अपना PF भी आपके बिजनेस में लगा दिया, और आपके कहने पर अपनी अच्छी खासी जॉब भी छोड़कर आपके बिजनेस में लग गया। उसके बाद भी आप मुझे ये सब कह रहे हो कि मैंने किया ही क्या है और मेरा उन पैसों पर क्या अधिकार है? हे भगवान, देखो तो जरा कैसे अपने बड़े भैया के आगे कैंची की तरह जुबान चला रहा है। ये सब उस पूनम का ही किया धरा है, वरना इसकी तो हमारे सामने कभी जुबान ही नहीं चलती थी। बस भाभी, मैंने आज तक जितना सुनना था सुन लिया, और आपको मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आप लोगों को अपना समझता था। खैर छोड़िए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना।
जब प्रदीप के भैया भाभी ने उसे आईवीएफ के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल पर बहुत ज्यादा लग गई, क्योंकि ये उसके होने वाले बच्चे की बात थी। प्रदीप अपना मायूस चेहरा लेकर पूनम के पास आता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? भैया ने पैसे दे दिए ना? नहीं पूनम, उन्होंने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। मैं तो आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे ये एहसास करा दिया कि कभी भी किसी पर ऐसा अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए प्रदीप बहुत भावुक हो जाता है। उसकी नम आंखें देखकर पूनम उसे समझाती है, आप इस तरह मायूस मत हो। अगर आज हम पर यह आईवीएफ की मजबूरी ना आई होती तो भैया भाभी की सच्चाई कभी भी मेरे सामने नहीं आती। मैं अब उनके साथ एक छत के नीचे और नहीं रह सकता। मैं पापा से बात करके घर का बंटवारा करवाऊंगा। मुझे भैया के बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अपनी जॉब कर रहा था, फिर से वही करूंगा। इतनी बात बिगड़ने के बाद प्रदीप अपने मम्मी पापा से बात करके घर का बंटवारा करा लेता है और अपने भैया भाभी की बातों से वो इतना टूट जाता है कि बिजनेस में लगे सारे पैसों को भी छोड़ देता है और फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करता है।